हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर, पूरे 25 क्वेश्चंस का सेट जो आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है, बिल्कुल वही सेट लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू 11 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया पेपर। दोस्तों, आज के इस पेपर में बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही कुछ आपको सिखा के जाएगा। दोस्तों, कुछ नए नए पैटर्न्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए सेशन को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011, यानी पिछले 14 सालों से बच्चों, लाखों बच्चों को पढ़ाया है और हजारों बच्चे हमारे सिलेक्ट हैं अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में। दोस्तों, 17,600 समथिंग स्टूडेंट्स का सिलेक्शन अभी तक हुआ है, कुछ एसएससी में, कुछ बैंकिंग में, कुछ अलग अलग एग्जाम्स में। अब बारी है इस साल आप सभी बच्चों को सिलेक्शन लेने की, ताकि इस संख्या को हम 17,000 से 18,000 बताना शुरू करें अगले साल से। दोस्तों, अभी आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक ऐसा पेपर सेट जो 25 क्वेश्चंस तो है, लेकिन ऑप्शंस को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि ये 25 क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चंस के बराबर लगेंगे। बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप, छोटा पैकेट बड़ा धमाल होगा। ऑप्शंस बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं, सब कुछ आप सीख के जाने वाले। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आई थिंक ये एरर डिटेक्शन का लग रहा है। एरर डिटेक्शन ही है ना? देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीदर माय ब्रदर नॉर माय ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग एट हिज बर्थ इज नॉट मोर गुड। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है सबसे पहले नीदर माय ब्रदर, नीदर के साथ नॉर आना चाहिए, ऑलरेडी नॉर लगा हुआ है। एग्जामिनर कभी कभी नीदर के साथ और लगा देता है, एंड लगा देता है, बट लगा देता है, वो गलत हो जाए वहां पे टिक कर देते, लेकिन ये पार्ट यहां पे सही है। नीदर मेरा भाई, नॉर माय ब्रदर्स इन लॉ। एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, ब्रदर्स इन लॉ को वो ब्रदर इन लॉज लिख देता है। अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉज, फादर्स इन लॉज, इसमें एस लगे तो ये सीधा गलत होता है। हमेशा रिश्ते में एस जोड़िएगा इस वाले कंपाउंड नाउन में। तो ये पार्ट भी हमारा सही है। ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स, ब्रदर्स, कुछ भी होगा ये सही है। नीदर माय ब्रदर नॉर माय ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, ना तो मेरा भाई ना मेरा साले साहब। अब रूल यहां पे ये कहता है कि कभी भी अगर आप नीदर नॉर से आप किन्हीं भी दो चीजों को जोड़ रहे हैं, तो जो आपकी वर्ब आएगी वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। जैसे मुझे यहां पे वर्ब लिखनी है, मैंने यहां लिखा नीदर ब्रदर नॉर ब्रदर्स इन लॉ। अब मुझे वर्ब लिखनी है तो वो मुझे ब्रदर्स के अकॉर्डिंग लिखना, ब्रदर्स इन लॉ के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। मतलब जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये प्लूरल है, हमने अटेंडेड लगा दिया, चलेगा। अटेंडेड सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आती है। क्या अटेंड किया? द मीटिंग, यानी ना तो उसने अटेंड किया ना तो इसने अटेंड किया मीटिंग को। जैसा कि हिज हेल्थ, उनकी हेल्थ इज नॉट मोर गुड, ज्यादा अच्छी नहीं है। इस सेंटेंस में दो गलतियां हैं दोस्तों। गलती नंबर 1, मोर गुड हम नहीं लिखते हैं। अगर हमें कंपेरेटिव ही लिखना है तो हम बेटर लिखेंगे, क्योंकि हम नाउन को कंपेयर कर रहे हैं। तो एक गलती हुई। दूसरी गलती यह है कि जब आपका सब्जेक्ट यहां पे ब्रदर्स इन लॉ है जो कि प्लूरल है, तो आपको वर्ब भी प्लूरल करनी थी और आपको प्रोनाउन भी प्लूरल करना था। तो यहां पे हिज भी आपका गलत है, ये देयर होना चाहिए। तो एक ही सेंटेंस में दो दो गलतियां लेके बैठा है भाई साहब। हालांकि दोनों ही एक ही पार्ट में आ गया तो बच गया भाई साहब, नहीं तो एग्जामिनर ने तो गलत कर दिया था। ये एग्जामिनर की गलती है, एक ही एरर डाली जाती है दोस्तों। बस उसने स्लैश उसका तुक्का में लग गया, सही बन गया। अदरवाइज अगर उसने एज हिज के बाद लगा देता तो गलत। एक ही एरर डालेगा एसएससी में, लेकिन सेंटेंस में दो एरर है। खैर, आंसर तो आपको दोनों में ही एक ही पार्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये मोर गुड भी गलत हो गया आपका, और यहां पे ये हिज भी गलत है। दोनों ही आंसर इसमें आ जाएंगे। ठीक, अब एक पॉइंट आपको बताते चल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारा मोर गुड यानी कि हम गुड या ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जिसका कंपैरेटिव कुछ दूसरे तरीके से बनता है, उसके साथ हम मोर भी तब लगा सकते हैं जब कंपैरिजन एडजेक्टिव्स के बीच में हो। जैसे आपने कहा ही इज मोर गुड देन वाइज। अब ये सेंटेंस आपका सही है, ये मोर गुड सही है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ही अकेला है जिसमें दो क्वालिटीज हैं, एक अच्छी होने की और दूसरा बुद्धिमान होने की, जिसमें वो अच्छा ज्यादा है बुद्धिमान से। तो कंपैरिजन आप इन दोनों में कर गए, जो कि एडजेक्टिव्स। जब एडजेक्टिव्स कंपेयर होंगे तो एडजेक्टिव्स की दोनों साइड पॉजिटिव डिग्री लिखनी है
और जो क्वालिटी दोनों एडजेक्टिव्स में जीतेगी उसके पहले मोर लिखना है, ये रूल होता है। बट यहां पे कोई एडजेक्टिव कंपेयर थोड़ी ना हो रहे हैं दोस्तों, इसलिए सही आंसर गुड की जगह पे आप बेटर कर सकते हैं, गुड वहां पे गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो कि पैराजम्बल पर है। यहां से शुरू करते हैं दोस्तों। काइंडनेस एंड एम्पैथी इन द वर्ड दैट कैन बी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, हार्श एंड चैलेंजिंग। देखो काइंडनेस एंड एम्पैथी, अगर मैं इसका और एक यहां पे लिखा हुआ ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, थोड़ा ध्यान से देखिए तो ब्रिंग जो है ये हमारा मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, ये मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म है जिसको चाहिए एक प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए। अगर मैं ये सोचूं कि मैं ओ को क्यू के बाद लिख दूं यहां पे, तो ये लिखा हुआ है कैन बी, कैन बी के बाद या तो मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म आएगी या तो भाई साहब कोई एडजेक्टिव लगाना है, राइट। बी की फॉर्म के बाद वैसे भी फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि हमारा क्यू के बाद ओ नहीं होना चाहिए, क्यू के बाद ओ नहीं होना चाहिए, क्यू के बाद डायरेक्ट बाद ओ नहीं होना चाहिए, वो किसी में भी नहीं लिखा, ठीक है। तो ये है किसके लिए, हार्श एंड चैलेंजिंग तो एडजेक्टिव्स है, तो काइंडनेस एंड एम्पैथी हो सकता है इसका सब्जेक्ट। तो पी के बाद ओ का एक पेयर बनेगा, पीओ, यही बनेगा ना पीओ। अब चारों ऑप्शंस में देखो पीओ कहां पे है, ये पीओ है, इसमें नहीं है तो कैंसिल, इसमें नहीं है तो कैंसिल, यहां पे पीओ है, दो जगह पे पीओ है, जिसमें नहीं उनको काट दीजिए। अब या तो पी से शुरू होना चाहिए या तो क्यू से शुरू होना चाहिए, एक बार इसमें पढ़ लो एक बार इसमें पढ़ लो। क्यू में कहता है इन अ वर्ड दैट कैन बी, दैट कैन बी, अब ये बी का एडजेक्टिव ये हो गया हार्श एंड चैलेंजिंग, यानी एक संसार में जो कि हार्श और चैलेंजिंग हो सकता है, उसी संसार में काइंडनेस और इंपैथी ब्रिंग करती है लाइट एंड पॉजिटिविटी। तो कंफर्म हो गया कि आपको क्यू से ही शुरू करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे करते छोटा सा अरेंजमेंट है, मतलब आराम से अगर ध्यान से पढ़ो तो समझ में पूरा आएगा और 100% एक्यूरेसी सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, करना क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, ठीक है। रिसीव्ड अवार्ड परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, बताओ क्या गलत है। क्या रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है बच्चे, RECEIVED, यही होना चाहिए, RECE होता है, यहां पे RECE की जगह पे ये आई लगा दिया, गलत हो गया ना। तो हमारा रिसीव्ड की स्पेलिंग गलत है। रिसीव जिसका मतलब होता है प्राप्त करना कोई चीज को, टू गेट समथिंग, उसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है RECEIVE, और पास्ट बना रहे हो तो डी लगा दीजिए, तो रिसीव्ड ये हो जाएगा। आई रिसीव्ड योर मैसेज यस्टरडे, एक एग्जांपल में भी यूज करके दिखा दिया। बाकी ऑप्शंस देखो, अवार्ड की स्पेलिंग सही थी बच्चे, पुरस्कार होता है। परफॉर्म ANCE, परफॉर्मेंस प्रदर्शन, ये भी सही थी। आउटस्टैंडिंग, आउट स्टैंड ING, आउटस्टैंडिंग उत्कृष्ट, एक्सट्रीमली गुड, ये भी स्पेलिंग सही थी। तो ये तीनों स्पेलिंग सही थी, केवल रिसीव ही गलत था। नेक्स्ट पे आइए, रीड, टू रीड बिटवीन द लाइंस, मैं कुछ ऐसी लाइंस बनाऊं जिसमें जिसका कुछ मतलब हो। जैसे मान लीजिए मैं ऐसी एक लाइन बनाऊं, ऐसे ऐसे मैं कुछ लाइन बनाऊं, है ना। अब आप ध्यान से देखें यहां पे, देखिए यहां पे ऐसी मैंने लाइन बना दी, ठीक है। अब आपके सामने आपको बोला हमने कि भाइयों रीड बिटवीन द लाइंस, इन लाइंस के बीच में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िए। हालांकि ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, समझ में भी आ गया होगा कि अरे सर आपका नाम लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया, लेकिन है तो भाई लाइंस ना। तो ये लाइन अगर मैं ऐसे यूं खड़ा होकर देखूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं सामने देख रहा हूं तो साफ साफ दिख रहा है। तो मैंने लाइंस के बीच में पढ़ने का मतलब है जो अर्थ छिपा हुआ है उसको समझ गया मैं। तो छिपे हुए अर्थ को समझना, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट इज द वर्ड सजेस्ट, यानी उस चीज को समझना जो व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट करते हैं, उसी को कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस। टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसी को कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, जैसे टू अंडरलाइन सम वर्ड्स नहीं है, टू रीड डिफरेंटली भी नहीं है, टू रीड अलाउड टू पब्लिक नहीं है, ये भी सही जवाब आपका यही। बच्चे डेफिशिएंट क्या होता है,
अपोजिट मीनिंग चाहिए इसका, डेफिशिएंट। आपने एक शब्द सुना होगा, आदमी जैसे डॉक्टर के पास जाए, बीमार होता है तो 10-20 में एक आदमी को डॉक्टर बोल ही देता है आप में ब्लड की काफी डेफिशिएंसी है। इसका मतलब हुआ खून की कमी है। तो डेफिशिएंसी मींस होता है कमी और डेफिशिएंट मींस होता है कम। कम का अपोजिट चाहिए तो ज्यादा होएगा। स्किम्पी, ब्रोकन, एम्पल, टेरिबल। एम्पल प्यारे साथियों, एम्पल का मतलब है कोई चीज काफी होना, प्रचुर होना, मोर देन एनफ होना, हम उसे एम्पल कहते हैं। हिंदुस्तान में हर गली हर चौराहे पे बना है एक टेंपल, और टेंपल हिंदुस्तान में है बहुत ही ज्यादा इन एम्पल, यानी प्रचुर है, पर्याप्त है, काफी है। देयर इज एम्पल स्पेस फॉर एवरीवन इन द हॉल। डेफिशिएंट का मतलब बता दिया, कमी होता है, शॉर्टेज, लैकिंग। हिज डाइट इज डेफिशिएंट इन विटामिन। खिलाइए भाई विटामिन उसको दीजिए, ऐसे कैसे बीमार पड़ जाएगा। स्किम्पी होता है टू स्मॉल और इनसफिशिएंट। अगर उसने सिनोनिम मांगा होता तो स्किम्पी टिक कर दिया जाता, बहुत कम इसका मतलब है। ही गेव अ स्किम्पी एक्सप्लेनेशन टू द इशू। इतना कम बोला कि समझ में कम आया। जैसे मेरा जो एक्सप्लेनेशन होता है हर टॉपिक पर वो काफी एम्पल में होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डेफिशिएंट मींस होता है कम, जिसका उल्टा होना चाहिए ज्यादा, ज्यादा के लिए एम्पल। आगे बढ़ो। ये एक्सप्लेनेशन कैसी थी? स्किम्पी थी। ये एक्सप्लेनेशन कैसी थी? डेफिशिएंट थी। और मैं कैसी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको? बहुत ही एम्पल में। तो ब्रोकन मतलब होता है टूटा हुआ। द टेलीविजन इज ब्रोकन एंड नीड्स रिपेयर। टेरिबल मींस होता है बहुत ही भयानक, बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया, बहुत ही डरावना। वेरी बैड और अनप्लीजेंट। वी हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस एट द होटल। तो ये आपके सामने सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस आ गए। एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया। अगले पे आइए। मिंडर वर्ड का एंटोनिम चाहिए। रैम्बल, डेप्यूटाइज, कंफर्म और डायरेक्ट। इन चारों में से कौन सा सही है? मिंडर का अपोजिट कौन सा होगा इन चारों में से दोस्तों? सही जवाब आपके सामने है। मिंडर का मतलब होता है घूमना फिरना, टू वैंडर विदाउट अ फिक्स्ड रूट, इधर उधर घूमना फिरना, हम उसे मिंडर कहते हैं। वी मिंडर्ड थ्रू द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द ओल्ड सिटी। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? घूमना नहीं, बिल्कुल सीधा, दैट इज डायरेक्ट, सीधा। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और विदाउट डेविएशन, घुमाव बिल्कुल भी नहीं है। वी लुक अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। बन गया यहां पे। रैम्बल का मतलब भी होता है घूमना फिरना। रामबली के पास काम नहीं थी, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, घूमना फिरना। ही रैम्बल्ड ऑन अबाउट हिज ट्रिप फॉर आवर्स। डेप्यूटाइज होता है बच्चे टू एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट, प्रतिनिधि के रूप में काम करना, यानी किसी और की जगह पे आप जाके काम किए, जगह उसकी है, आपने काम कर दिया उसकी जगह पे, उसको सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं। ही डेप्यूटाइज्ड फॉर द मैनेजर ड्यूरिंग हिज अब्सेंस। अब आगे आ जाइए। कंफर्म मतलब कोई चीज को कंफर्म किया, यानी आपने उस चीज को पुष्टि कर दी, उस चीज को क्लियर कर दिया, उसको कंफर्म करना कहते हैं। टू एस्टैब्लिश ट्रुथ और अप्रूवल, जिसे हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे। द डॉक्टर कंफर्म्ड दैट शी वाज रिकवरिंग वेल। अच्छा हो रहा है उसका, तबीयत सही हो। तो कंफर्म करना मतलब किसी चीज की पुष्टि करना। पांचों ऑप्शंस, पांचों वर्ड्स आपके तैयार होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है। तीसरा अपोजिट आ गया भाई। एंटोनिम बहुत पूछा इस पैसेज में, इस वाले सेट में। इन शेक्सपियर्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर के द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलॉक जो है, शाइलॉक्स का कॉनिवेंस एम्ड टू जियोपार्डाइज एंटोनियोज लाइफ। जियोपार्डाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खतरे में डालना, खतरे में डालना, उसे कहते हैं जियोपार्डाइज। ठीक है ना। जियोपार्डी मींस होता है खतरा, जियोपार्डाइज मतलब खतरा में डालना। अब इसका अपोजिट चाहिए तो खतरा का उल्टा तो सेफ हो जाएगा ना। सो सेफ गार्ड हो जाएगा, क्योंकि रिस्क भी खतरा, पेरिल भी है। तो सही जवाब आपके पास सेफ गार्ड होता है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, यानी सुरक्षित रखना किसी को, सेफ गार्ड कहलाता है। लॉज एग्जिस्ट टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजंस, सुरक्षित करता है सिटीजंस के अधिकार को। जियोपार्डाइज का मतलब खतरे में डालना, बता दिया। टू पुट इन डेंजर, कोई चीज को खतरे में डालना। हिज एक्शंस कुड जियोपार्डाइज द होल मिशन। जैसे आपने देखा जब बोला गया कि भैया सभी लोग जब सायरन बजेगा तो घर की लाइट बंद कर देना, घर की लाइट्स बंद कर देना। किसी शहर का वीडियो आया था जहां पे जैसे ही सायरन बजा कि भैया ये वो हो रहा है, ये मतलब सायरन बज रहा है तो थोड़ा सा हाइड हो जाइए, सभी लोग लाइट वाइट ऑफ कर दीजिए। तो वहां पे सारे लोग शहर के बाहर निकल आए भाई साहब कि चलो देखते हैं ये किस तरीके से ब्लैकआउट होता है। ब्लैकआउट देखने के लिए, रील बनाने के लिए चले आए बाहर।
मोबाइल का टॉर्च जला के। तो भाई साहब उनकी ये जो हरकतें थी, ये हरकतें कुड जियोपार्डाइज द रेस्ट ऑफ द सिटीजन्स, मतलब शहर के देश के सारे लोगों को जियोपार्डाइज कर सकता है, उनको खतरे में डाल सकता था। रिस्क का मतलब भी जोखिम होता है दोस्तों। ही टुक अ बिग रिस्क बाय इन्वेस्टिंग ऑल हिज मनी। पेरिल मींस होता है बच्चों भारी खतरा, सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर को पेरिल कहते हैं, है ना। दी हाइकर्स वर इन ग्रेट पेरिल ड्यूरिंग द स्टॉर्म। और जेप मींस होता है एक जोक या कोई प्रैंक होता है ना, जेप कहलाता है जेप। जेप मींस होता है प्रैंक। ही प्लेड अ हार्मलेस जेप ऑन हिज फ्रेंड ड्यूरिंग द पार्टी। पार्टी के दौरान उसने दोस्त पे थोड़ा सा प्रैंक मारा, ठीक है। तो ये आपके काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। टू ऑफ द फ्यूजिटिव्स मैनेज्ड टू रिमेन फ्री, यानी दो फ्यूजिटिव्स में से, मतलब फ्यूजिटिव्स में से दो लोग मैनेज्ड टू रिमेन फ्री, फ्री रहने को मैनेज किया बाय अडेप्टली अवॉइडिंग द डैश ऑफ द पुलिस। अब पुलिस का पीछा अवॉइड करेंगे तभी तो फ्यूजिटिव मैनेज कर पाएंगे रहना, समझदारी से अवॉइड करेंगे, बुद्धिमानी के साथ अवॉइड करेंगे। मतलब देखो फ्यूजिटिव का मतलब वो कौन है। अब जैसे जो रिफ्यूजीज है, मान लीजिए रिफ्यूजी हमारे हिंदुस्तान में आ गए, बहुत सारे करोड़ों में भरे पड़े हैं। अब ये रिफ्यूजी को अगर हिंदुस्तान में ये पुलिस को चकमा दे के इधर उधर भाग के छिप गए, पुलिस खोज ही नहीं पा रही है, घर गए तो घर में ताला बंद है, मिल ही नहीं पा रहे, तो भाई साहब ये बच जाएंगे। तो यहां पे ये क्या चीज हो रही है, वही कह रहा है कि अडेप्टली जो है बड़ी कुशलता के साथ अवॉइड कर दे द डैश ऑफ द पुलिस, पुलिस के पीछा करने को। आपके चार ऑप्शन है, फॉलोइंग, रिप्रेशन, परसूट एंड डिस्कवरी। आपका परसूट मतलब होता है पीछा है किसी का, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, इस पर एक मूवी भी आई थी, बहुत अच्छा वर्ड है ये। परसूट ऑफ हैप्पीनेस का मतलब है हैप्पीनेस, खुशी, खुशी का पीछा, दैट इज परसूट ऑफ हैप्पीनेस। द एक्ट ऑफ चेजिंग और स्ट्राइविंग फॉर समथिंग, पीछा करना। ही इज इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस, आप सभी भी तो परसूट ऑफ गवर्नमेंट जॉब हो, है ना। सो बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। फॉलोइंग का मतलब है किसी को फॉलो करना, फॉलो करने में यहां पे किसी को दौड़ा के उसका पीछा करना, पकड़ने के लिए नहीं, है ना, फॉलो करना है। कमिंग आफ्टर एज अ रिजल्ट ऑफ, पीछे आने वाला फॉलो कर रहा है आपको। द पुलिस वर फॉलोइंग द सस्पेक्ट क्लोजली, लेकिन जब यहां पे किसी को दौड़ाए पड़े हैं, चेस कर रहे हैं उसको, तो दैट इज परसूट। रिप्रेशन है द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग और सप्रेसिंग, दमन करना किसी को, उसको रिप्रेशन कहते हैं। द रेजीम वॉज नोन फॉर इट्स पॉलिटिकल रिप्रेशन। और तीसरा है डिस्कवरी, जिसका मतलब द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग न्यू, नया कुछ खोजने का एक्ट। द साइंटिस्ट मेड अ मेजर डिस्कवरी, ठीक है। ये अच्छे अच्छे वर्ड्स हो गए। चलो कॉन्सेंशियस का बताइए करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, जल्दी बताइए, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है दोस्तों। बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है, CONSCIENTIOUS होता है कॉन्सेंशियस, जिसका मतलब होता है शोइंग ग्रेट केयर एंड अटेंशन टू डिटेल, काफी सजग रहना, ईमानदार, सतर्क। शी इज अ कॉन्सेंशियस वॉकर हु नेवर मिसेस अ डेडलाइन, काफी सतर्क रहती है और कभी भी डेडलाइन मिस नहीं करती, जो काम जिस डेट के लिए दिया गया है उससे पहले करती है, तो इसे कहते हैं दोस्तों कॉन्सेंशियस, ठीक है। इसकी स्पेलिंग लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत बार पूछता है, ये बड़ा खतरनाक स्पेलिंग है बच्चा, कॉन्शियस एंड कॉन्सेंशियस में फंस जाता है। एक होता है कॉन्शियस मींस होता है जागरूक, कहते थोड़े हेल्थ कॉन्शियस बनिए, हेल्थ कॉन्शियस का मतलब हेल्थ से के प्रति थोड़ी जागरूक बनिए, ये दूसरा वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, करना क्या है इसमें, अंडरलाइन सेगमेंट के लिए कुछ करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज एंड मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। द प्रोग्राम ऑन टीवी वॉज नाउ शोन द ब्लरिंग फेसेस, गलत तो है, ब्लरिंग फेसेस नहीं होता, फेस आपका नाउन है तो इस वर्ड को एडजेक्टिव होना पड़ेगा, आर्टिकल भी लगा हुआ है, तो ब्लरिंग एडजेक्टिव नहीं है, ब्लर्ड एडजेक्टिव है, ब्लर्ड, ब्लर्ड होना चाहिए, ब्लरिंग तो पहले काट दो भाई, ठीक है ना। द प्रोग्राम ऑन टीवी, टीवी पर जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम सिंगुलर है दोस्तों, तो यहां पे वॉज ही होना चाहिए, ये वर काट दीजिए और ये भी वर था, ये भी काट दीजिए। अब दो बच गए। वॉज नाउ शोइंग द ब्लर्ड फेसेस ऑफ द इनमेट्स, इनमेट्स किसका, ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर, इनमेट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो ये आपका आंसर है, यहां पे अपॉन लगा दिया, ये भी गलत हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
एक एक शब्द ऐसे ऐसे करके मैच किया तो आंसर तुरंत मिल जाएगा। कहां पे मिसमैच हो रहा है बस वहीं पे ग्रामर अप्लाई कर दो, आंसर सही से ही आ जाता है सामने। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगेन पैराजंबल है, इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड डी। कॉड लीवर ऑयल इज दस यूज्ड टू ट्रीट arthritis. This supplement is made from the liver of cod fish. Cod liver oil is a nutritional supplement. बहुत ही बेसिक सा अरेंजमेंट है दोस्तों। कौन सा सही होना चाहिए जल्दी से बताइए। टाइम्स अप। नाउ द टाइम इज टू आंसर एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसा क्यों है, बहुत सिंपल था। आपको केवल फर्स्ट पार्ट खोजना है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट कौन सा है, जैसे यहां पे लिखा है इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड डी, लेकिन कौन सी चीज के लिए ये प्रोनाउन यूज किया जा रहा है उसका कुछ आता पता नहीं है। तो वी नीड दैट नाउन जिसके लिए यू आर यूजिंग दिस प्रोनाउन, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। फिर दूसरे पे आइए, कॉड लीवर ऑयल इज दस, ये कॉन्क्लूड कर रहा है यूज्ड टू ट्रीट एथराइटिस। कॉन्क्लूड कर रहा है भाई, आप इंट्रोडक्टरी में कॉन्क्लूजन नहीं दे सकते हैं, तो बी भी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया। जिसमें ए लिखा है काट दीजिए, जिसमें बी लिखा है काट दीजिए। दो ऑप्शन चले गए फर्स्ट पार्ट वाले। दिस सप्लीमेंट में कौन सा सप्लीमेंट की बात कर रहे हो पहले वो बताओ तो सही। ये सब डिपेंडेंट वर्ड्स होते हैं, दिस, दीज, दोज, ऐसे सारे शब्द डिपेंडेंट्स हैं। तो आपका सी आंसर भी नहीं हो सकता। आंख बंद करके चले जाइए इसके साथ, जो डी से शुरू हो रहा है। डी में है कॉड लीवर ऑयल इज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ये जो सप्लीमेंट है इज मेड फ्रॉम द लीवर ऑफ कॉड फिश। इसमें कंटेन्स हाई लेवल ऑफ विटामिन ए और डी, इसलिए कॉड लीवर ऑयल एथराइटिस के लिए यूजफुल है। हो गया, सिंपल सा ऑर्डर था। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, ये तो अच्छे से आप जानते हैं। स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करने के लिए जिस इंसान को ट्रेन किया जाता है, अभी सुनीता विलियम्स आई हैं, तो सुनीता विलियम्स कौन है, क्या बोला जाता है उनके लिए? स्पेस से आई है ना, एस्ट्रोनॉट। प्यारे साथियों, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। अ पर्सन ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस, हम उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री। द एस्ट्रोनॉट फ्लू टू द स्पेस स्टेशन, एक एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, बाकी ऑप्शंस देखो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जब कभी भी दो चीजें ध्यान रखिए। सबसे पहला लॉजी, जब भी किसी भी वर्ड में LOGY या LOGI आ जाए तो हमेशा याद रखिए ये कोई ना कोई प्रकार की स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है दोस्तों। और अगर LOGI आया हुआ है और उस आई के बाद ST भी जुड़ गया तो वो स्टडी करने वाला कोई ना कोई इंसान है दोस्तों। उस वर्ड की मीनिंग में इंसान आएगा पक्का। तो जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंथ्रोप आपको याद होगा, मैनकाइंड पढ़ाया मैंने, मैनकाइंड होता है इसका मतलब, है ना। जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप बन गया एंथ्रोप। तो अ पर्सन हु स्टडीज क्या चीज, ह्यूमन कल्चर्स, ह्यूमन के कल्चर को स्टडी करने वाले इंसान को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और इस प्रथा को, इस स्टडी को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। प्रथा नहीं, स्टडी बोलिए। इस स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। यानी IST हटा के आप Y जोड़ दोगे तो ये स्टडी हो जाएगा, और स्टडी करने वाले इंसान को Y हटा के IST जोड़ दो तो इंसान बन जाएगा। ठीक है। एल्केमिस्ट होता है बच्चे, यहां पे भी देखो IST आ गया, यानी IST हटा के Y जोड़ सकते हो, एल्केमी भी होता है। अ पर्सन हु ट्राइज टू ट्रांसफॉर्म मेटल्स इनटू गोल्ड, रसायनज्ञ को कहते हैं। द एल्केमिस्ट सर्च्ड फॉर द फिलोसफर्स स्टोन। तीसरा देखिए, क्यूरेटर कौन है? एक ऐसा इंसान जो इंचार्ज है ऑफ अ म्यूजियम कलेक्शन, जो संग्रहालय प्रभारी है, जिसका काम है म्यूजियम कलेक्शन का, वो इंचार्ज बना है, वहां कोई पूरी सी जिम्मेदारी है, उसे क्यूरेटर कहते हैं। द क्यूरेटर ऑर्गेनाइज्ड अ न्यू आर्ट एग्जिबिट। तो ये आपके सामने काफी अच्छे अच्छे सब्स्टिट्यूशंस हैं। आपका अभी इस प्रश्न में पूछा तो एस्ट्रोनॉट, कभी ये भी पूछेगा, कभी ये भी पूछेगा, तो कभी ये भी पूछेगा, क्योंकि पीछे पूछा जा चुका है, आगे भी पूछेगा। आगे आ जाइए बच्चे, मेरिट का सिमिलर बताना है, फटीग, ऑब्लिक, वर्च्यू या रेसिड्यू। ये चार ऑप्शंस आपके सामने, कौन सा सही है मेरिट के लिए? मेरिट, डिमेरिट आपने सुना होगा। तो मेरिट का मतलब होता है अच्छाई, गुण, योग्यता। द क्वालिटी ऑफ बीइंग गुड और वर्दी, उसे हम कहते हैं मेरिट। कहते हैं आपके आप में बहुत सारी मेरिट्स हैं, है ना। किस मेरिट से हैं आप? मेरिट यानी अच्छाई, गुण, तो गुण के लिए हमारा वर्च्यू हो जाएगा। VIRTUE, वर्च्यू मतलब एक गुड क्वालिटी और मोरल एक्सेलेंस, जिसको हम सद्गुण कहते हैं। दैट इज वर्च्यू, दैट इज मेरिट। पेशेंस इज कंसिडर्ड अ ग्रेट वर्च्यू, पेशेंस एक ग्रेट वर्च्यू कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारे सामने हो गया। और मेरिट पर एग्जांपल, जैसे हर मेरिट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिटी,
तो एग्जाम्पल्स हो गए। फटीग होता है बच्चे थकावट, एक्सट्रीम टायर्डनेस, बड़े लेवल की जो थकावट होती है उसी को फटीग कहते हैं, तो फटीग हो गया। आफ्टर द लॉन्ग हाइक ही वॉज ओवरकम विद फटीग, बहुत ज्यादा हो गया उसको फटीग। फिर ऑब्लिक होता है बच्चे स्लैंटिंग जो लाइन होती है, तिरछी से लाइन, जैसे आपने लिखा ए ऑब्लिक बी, ये चीज आपकी होती है ऑब्लिक। द ऑब्लिक एंगल ऑफ द रूफ गेव द हाउस अ यूनिक डिजाइन, है ना, घरों में होता नहीं ऐसे ऑब्लिक एंगल, ऐसे ऐसे घर बना देते थे, ये ऑब्लिक ही तो है, ये ऐसे ये जो बनाया आपने घर, राइट, यहां पे विंडो बना दी, तो ये ऑब्लिक एंगल ही तो है। नेक्स्ट, फिर अगला लिखा हुआ है रेसिड्यू मींस होता है द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर समथिंग इज रिमूव्ड, जिसको अवशेष बचा हुआ रेसिड्यू होता है। द रेसिड्यू ऑफ द फूड वाज थ्रोन अवे, होता है ना रेसिड्यू, अवशेष यार, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होता है, जैसे खाना खाए बाद में जो बच गया खाना में, आधी आधी रोटी नहीं खाई, थोड़ी सब्जी नहीं खाई, अचार छोड़ दिया, प्याज कटी हुई छोड़ दी, सैलेड वगैरह, तो वो सब रेसिड्यू होगी। कोई भी चीज में रेसिड्यू होता है, जरूरी नहीं उसी के लिए। नेक्स्ट पे आइए, इसका भी सिमिलर बताना है, जोवियल। जोवियल, आप देखो एक JBL का स्पीकर आता है, JBL स्पीकर जब हम कान ऐसे लगाते हैं हेडफोन, तो भाई बहुत मजेदार होता है, और उसको सुन के, उससे गाने सुन के क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। तो जोवियल भी खुशी होती है, हमें खुशी चाहिए। माइजरेबल कष्टकारी, सोलेमनिटी, चीयरफुल, प्रोफेन। चीयरफुल, चीयर्स, आपने सुना होगा लोग जब कोल्ड ड्रिंक ग्लास में लेकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पार्टी कर रहे हैं, कुरकुरे रखा है, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, चीयर्स, गिलास लड़ाते हैं, फिर पिए, वो चीयर बोलते हैं। चीयरफुल मतलब खुशी होती है, हर्षित, खुश होते हैं। हिज जोवियल नेचर मेड हिम पॉपुलर एट द पार्टी, उसके जोवियल नेचर ने उसको पार्टी में पॉपुलर कर दिया। और चीयरफुल का मतलब भी खुश होता है। शी हैड अ चीयरफुल स्माइल ऑल डे, पूरे दिन उसने बड़ी चीयरफुल स्माइल मारी, तो ये भी हो गया। चलो बाकी देखो, माइजरेबल, माइजर मतलब होता है कंजूस, और कंजूस आदमी अगर माइजरेबल बोल दिया उसी से, तो दुखी, कष्टकारी, अनहैप्पी, अनकंफर्टेबल, पेनफुल, दैट इज माइजरेबल। शी फेल्ट माइजरेबल आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, बैड न्यूज को सुनने के बाद उसने काफी माइजरेबल महसूस किया। दूसरा, सोलेमनिटी, सोलेम होता है गंभीर, उसी से नाउन बनाया सोलेमनिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग सीरियस और अर्नेस्ट, हिंदी में गंभीरता कहते हैं। द सोलेमनिटी ऑफ द सेरेमनी इम्प्रेस्ड एवरीवन, हर किसी को इंप्रेस कर दिया सेरेमनी की गंभीरता ने। प्रोफेन, पूरे फैन इसके चक्कर में प्रोफेन हो गए। मैंने ऐसे याद कराया था कि एक बाबा है, बाबा के 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, अचानक पता चला बाबा तो कांड करता है भाई साहब, तो बाबा को जेल हो गई। पूरे फैन उस बाबा की पूजा करके प्रोफेन हो गए। प्रोफेन यानी अपवित्र, डिसरिस्पेक्टफुल और वल्गर। ही वॉज पनिश्ड फॉर यूजिंग प्रोफेन लैंग्वेज इन द क्लासरूम, क्लासरूम में प्रोफेन लैंग्वेज यूज करने की वजह से उसे पनिश हुआ। तो प्रोफेन लैंग्वेज, अपवित्र भाषा, ठीक। एक्टिव पैसिव वॉइस है, ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग, देखिए लिखा हुआ है, यानी कि पास का कॉन्टिन्यूअस है, तो वॉज तो ऐसे ही रहेगा, वॉज या वर में से जो भी आएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, मेकिंग टॉल प्रोमिसेस, प्लूरल है तो वर आएगा, ठीक है ना, और वो जो मेकिंग है वो बीइंग और मेड हो जाएगा। तो वर बीइंग मेड अपने को चाहिए, देखो वर बीइंग मेड है, यही सही होना चाहिए। यहाँ पे आर है, यहाँ पे विल है, यहाँ पे ये। हमने हमेशा कहा है वर्ब नहीं बदलना, मेन वर्ब बदलना बस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच कैंडिडेट। जंप द गन का मतलब क्या होता है, जंप, कूद गया गन पे, इसका मतलब पहला ऑप्शन है टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, कोई चीज को फिर से शुरू करना। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यूजिंग अ गन फॉर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए गन का इस्तेमाल करना। टू स्टॉप अ प्रोसेस, टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, यही है। टू डू समथिंग टू सून, तुरंत गन पे कूदना मतलब कोई चीज को तुरंत करना, देरी नहीं करना, विदाउट डीले, कोई चीज को तुरंत करना, उसे ही कहते हैं जंप। कहां पे जंप करना, जंप द गन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्यारे साथियों, इसी तरीके से 25 क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे। मजा आ रहा है ना? तो थम्स अप दिया है कि नहीं दिया आप लोगों ने अभी वीडियो को? चलिए फटाफट थम्स अप कर दीजिए, मुझे खुशी मिलती है। और कुछ ना कुछ कमेंट पे लिखते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। कुछ बढ़िया बढ़िया सेशंस और भी हम प्लान करते हैं कि हमारे बच्चे लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो और अच्छे अच्छे शोज लेकर आए, और पूरी लाइन लगा देते हैं शोज की। इसलिए कमेंट जरूर करें और
अच्छा लग रहा हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। आप अभी तक रुके हैं, इस बात का सबूत है, ये इस बात का प्रूफ है कि आपको सेशन बेनिफिशियल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लैला इज द सुल्तान्स कंसर्ट, बताना क्या है सिनोनिम? को एल्कोहलिक एनिमी एंड पार्टनर। अरे लैला इज द सुल्तान्स कंसर्ट, यानी ये उसके, और आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम है तो सेम चीज चाहिए। तो सुल्तान की पार्टनर ये, कंसर्ट का मतलब है एक कंपेनियन या पार्टनर जो आपका साथी है। ही इज द कंसर्ट ऑफ द क्वीन, यानी वो क्वीन की साथी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कंसर्ट हो गया साथी, तो पार्टनर आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि और तो कोई नहीं है। फो है शत्रु, एल्कोहलिक है शराबी, एनिमी है शत्रु, ये दो शत्रु हो गए, पार्टनर ही हो सकता है क्योंकि उसने पूछा क्या है। तो फो मीन्स होता है दुश्मन या शत्रु, एल्कोहलिक वो जो शराब ज्यादा पीता है, एडिक्टेड हो गया है वो, और एनिमी का मतलब भी शत्रु दुश्मन होता है। सबके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ही डिफीटेड हिज फो इन द बैटल, उसने अपने शत्रु को बैटल में हराया। ही इज एन एल्कोहलिक एंड नीड्स हेल्प, वो एल्कोहलिक है और उसको हेल्प की जरूरत है। ऐसा इंसान जो बहुत शराब पीता है उसके लिए एक शब्द यूज होता है, दैट इज डिप्सोमैनियाक। तो वो डिप्सोमैनियाक है। वो डिप्सोमैनियाक का मतलब है जो शराब के, जिसको शराब के प्रति बहुत ही ज्यादा पागलपन सी हो गई है, शराब नहीं मिल रहा तो घर में चोरी करेगा, मारपीट करेगा, पैसे दो शराब पीना है, ऐसा पागलपन किसी को हो गया है तो उसको डिप्सोमैनियाक कहते हैं। और एनिमी हो गया, द एनिमी आर्मी वॉज डिफीटेड इन द वॉर। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन दैट कंटेन्स एरर, एरर खोज के देनी है। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। प्यारे साथियों देखो, सबसे पहले राहुल लिखा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन ऑफ में एस लगाया, थिंग्स। फिर क्या सोचता है राहुल, नया सब्जेक्ट लिखा, वो चाहता तो वहां पे दैट भी लिख सकता था। ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन का भी एक पार्ट होता है जो हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन में सिखा देंगे, इस वजह से यहां पे ओमिट किया हुआ है। फिर नया सब्जेक्ट ही लिख दिया, फिर नया सिंगुलर वर्ब लिख दिया उसने, इज लिख दिया, ही इज एज स्मार्टर एज। अब आपको अच्छे से पता है कि ये एज कंजंक्शन पॉजिटिव डिग्री का है, जिसके बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है, यानी आपको स्मार्ट चाहिए, स्मार्टर नहीं। तो मिस्टेक उसी पार्ट पे है, आपको स्मार्टर हटा के स्मार्ट कर देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लवली माय डियर स्टूडेंट्स। तो करेक्ट आंसर ये हो गया, एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। बाकी ठीक है। नेक्स्ट पे एक फिर से पैराजंबल आ गया, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होना चाहिए। ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होना चाहिए। कम ऑन एवरीवन, टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। छोटा सा अरेंजमेंट है दोस्तों, सबसे पहला पार्ट क्यू से शुरू हो रहा है। पहले तो देखो यहाँ पे सिंपल सा एक एक ऑप्शन पढ़ लो, आंसर आ गया। मैं पहले पढ़ना था ऑप्शन, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन, एक बात उसने कही, द नेक्स्ट 50 ईयर्स। फिर आगे देखो, अमंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। फिर आगे आ जाओ, पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड। फिर आ जाओ, वेयर एज मेनी रिच कंट्रीज विल सी। नहीं है तो हमारा कंफर्म है, पहला पार्ट है आपका ऑप्शन नंबर क्यू, जिसमें कहता है अमंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, यानी पुअरेस्ट कंट्रीज के बीच में जो पॉपुलेशन है वो इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल करने का, ट्रिपल करना है, कब ट्रिपल होगा, इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। QOP ये है आपके पास, और एक ऑप्शन ही है। तो पहला पार्ट बस खोजना था, काम अपने आप ही हो जाएगा दोस्तों। चलो बाकी ऑर्डर ऐसे ही है, राइट। उसके बाद आपका ऐसा आएगा जहां, जबकि मेनी रिच कंट्रीज विल सी पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से, द कार वॉज रिपेयर्ड। जब आपका वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आए, जब कभी भी वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दिया हो तो उसका एक्टिव वॉइस केवल सेकंड फॉर्म होता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। और अगर आपका कभी भी वॉज प्लस आईएनजी दिया हुआ हो तो इसको पैसिव बनाने के लिए वॉज आईएनजी का बी लगा दो और फिर थर्ड कर दो, हमेशा ये। तो जैसे यहाँ पे वॉज थर्ड है ना, तो हमें सेकंड चाहिए, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब लिखा है या कोई अदर फॉर्म लिखी हुई है वो गलत है ना, वो गलत है, सीधी सी गलत है, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए क्लोज टेस्ट करते हैं साथियों। देखिए कहता है कि अपीयरेंसेस मे नॉट रिवील द मैन,
जो आपका बाहरी ढांचा होता है, बाहरी ढांचा नहीं मतलब आपका जो पहनावा है, वो मे नॉट रिवील द मैन, वो इंसान को रिवील नहीं कर सकता है। आपने बढ़िया पहन रखा है, अंदर से एकदम काला दिल है आपका, तो पता ही नहीं चलेगा, और आप बाहर से बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं लेकिन आपका दिल बहुत गोल्डन गोल्डन है, तो बहुत अच्छा बात है। तो वही कह रहा है कि जो अपीयरेंसेज है मे नॉट रिवील द मैन, सो यू शुड नॉट मेक डैश अबाउट अ मैन्स कैरेक्टर, इसलिए तुम्हें नहीं करना चाहिए। वो एक कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी किताब को उसके कवर से देखकर मत जज करो। ठीक उसी प्रकार से इंसान का कवर है उसके कपड़े, उसके जूते, है ना, और उसको देखकर आपने जज कर लिया तो ये तो गलत बात हो गया। ऐसे तो जूते और घड़ियां कपड़े देखकर अगर जज करेंगे तो फिर तो आपको सबसे गरीब आदमी कौन दिखेगा पता है? फेसबुक का मालिक मार्क जकरबर्ग एकदम गरीब दिखेगा, क्योंकि एक टी शर्ट जींस पहन के घूमता रहता है, टी शर्ट जींस में घूमता है, तो उससे ज्यादा गरीब तो कोई दिखेगा ही नहीं। तो वही कह रहा है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, सो यू शुड नॉट मेक क्या अबाउट मैन्स कैरेक्टर, मैन के कैरेक्टर के बारे में, सो यू शुड नॉट मेक गेस, यू शुड नॉट मेक अजम्पशन, यू शुड नॉट मेक अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है अनुमान, राइट, सो अजम्पशन हो जाएगा। असेंड का मतलब होता है चढ़ना, आपने देखा होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये असेंड है। डेरिवेशन होता है व्युत्पत्ति किसी चीज की, दी ओरिजिन है ना, डेरिवेटिव डेरिवेशन पढ़ा है आपने। और डेफिशिएंट अभी था, हम लोग पढ़े हैं, डेफिशिएंट यानी अपर्याप्त या कमी, जिसके लिए एम्पल था अपोजिट में, है ना। 22 कहता है बेस्ड ऑन, मतलब किसी भी इंसान को का, सो यू शुड नॉट मेक अजम्पशन, तो इसलिए तुम्हें अजम्पशन नहीं करना चाहिए अबाउट अ मैन्स कैरेक्टर, किसी मैन के कैरेक्टर पर, जो कि बेस्ड ऑन है कि कैसे वो इंसान दिखता है, क्योंकि बात आप अपीयरेंस की कर रहे हैं। दिखना में एडमिट्स नहीं, शोज नहीं, ग्लिटर्स मतलब चमकना नहीं, लुक्स ही आ सकता है कि कैसे वो दिखता है, इस बात पे कभी भी आप अजम्पशन मत लगाइए, ठीक। एडमिट्स, शोज, ग्लिटर की मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, फिर अगले पे आ जाइए। बच्चों कितने शानदार है यार, मतलब ये PYQ कर रहे हैं आप, और PYQ में इस लेवल के क्वेश्चंस, मतलब आप इस साल भी यही देखेंगे, कुछ अलग नहीं देखेंगे। कैलेंडर्स आ चुके हैं, आपने देखा कुछ दिन पहले ही, अब कैलेंडर आ चुके हैं तो भाई साहब तैयारी में तो लगना ही पड़ेगा ना, ऐसे ही तो एग्जाम में सवाल आते हैं। इंग्लिश में मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपको चाहिए 50 में 50, तो आप हमारे साथ हमारी क्लासेस में कुछ महीने बिता लो, अपने आप आपके इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 आएंगे। सीजीएल के मेंस में 135 में 135 आएंगे, 135, 132, 131, गलत उलत भी हो गया कभी तो, मतलब पूरे 45 करके आओगे आप। ये हाल है भाई साहब, किया है बच्चों ने, है ना, किया है बच्चों ने। हम तो तब भी सीजीएल पढ़ाते थे जब सीजीएल में 200 नंबर की इंग्लिश आती थी, 200 नंबर की मैथ्स आती थी, तो उस समय बच्चे 200 में से 190, 192, 195 ऐसे लाते थे। 200 भाई साहब सोचिए। तो इस बार आपकी बारी है, बढ़िया से करो, सीजे समझ में आ गई तो आंसर हो जाता है, नहीं समझ पा रहे हो तो वहीं पे दिक्कत है, उसी को सीखना है मेरे साथ। आगे आ जाओ। 23 नंबर कहता है पीपल स्माइल एंड स्माइल, लोग मुस्कुराते मुस्कुराते हैं। इट प्रूव, फिर भी साबित करते हैं, टू बी डैश। 4 ऑप्शन से, ग्रम्पी, स्टैटिक, जॉयफुल, स्पार्किंग। थोड़ा आगे पढ़ो। ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, पीपल विद रफ एक्सटीरियर प्रूव टू बी द डैश। वाओ, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जो मुस्कुरा रहा है वो अंदर से काला दिल लेके बैठा है, चिड़चिड़ापन है उसके अंदर, गुस्सा भरा पड़ा है, और जो बाहर से खराब दिख रहा है उसका दिल बड़ा गोल्डन है। रिवर्स कर दिया। आ जाओ, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जॉयफुल, एक्सटैटिक, जॉयफुल, स्पार्कलिंग। ये तीनों का मतलब खुशी से संबंधित है। एक ऑप्शन ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा सापन, एकदम सा होना। तो आपके पास पहले वाले में नेगेटिव वर्ड चाहिए तो ग्रम्पी डाल दो। एक्सटैटिक मतलब उत्साहित, खुशी, हैप्पी, ये देखिए। जॉयफुल भी हैप्पीनेस से भरा है। स्पार्कलिंग मतलब चमकता हुआ, चमक रहा है आदमी तो खुश है, तो ये भी हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें आपने कर दिया कि भैया मुस्कुराता हुआ आदमी बाहर से चिड़चिड़ा हो सकता है। इट प्रूव टू बी चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा मतलब जो बाहर से मुस्कुरा रहा है हो सकता है अंदर खिसियाया पड़ा हुआ है। अब दूसरा, वहीं दूसरी तरफ जो बाहर से रफ एक्सटीरियर है, फटे कपड़े हैं, पॉकेट निकले हुए, बटनें टूटी हुई हैं, स्लीपर घिस गया है, ऐसा इंसान है बाहर से रफ दिखने वाला, वो साबित हो सकता है बहुत ही ज्यादा खुश। जैसे यहां पे नाराज डाला तो यहां पे खुश डालना है। अब खुश में बिटरेस्ट तो नेगेटिव वर्ड है, स्ट्रेंजेस्ट भी अजीब है, ग्लूमिस्ट भी सैड है, सैड, ग्लूमी मतलब होता है उदास, तो ये भी नहीं होगा।
काइंडेस्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव वर्ड चाहिए आपको, पॉजिटिव एक ही है, ये तीनों आपके नेगेटिव है। कितने आसानी से समझ में आ गया तो सब कर डालोगे। बिटरेस्ट बिटर से बना है, सबसे तीव्र या कड़वा। स्ट्रेंजेस्ट स्ट्रेंज से बना है, अजीब। ग्लूमीएस्ट ग्लूम्स ग्लूमी से बना हुआ है, डार्क इसका मतलब होता है या बहुत ही ज्यादा उदास होना। आखिरी ब्लैंक लीजिए, दे आर द पीपल, ये वो लोग हैं हु आर ब्यूटीफुल हैं फ्रॉम अंदर से, क्योंकि ये क्या कह रहा है इनके लिए कि बाहर से एक्सटीरियर उनका खराब होगा लेकिन होंगे काइंड हार्टेड, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। कहां से? तो सुंदर कौन हुआ? जो अंदर से काइंड हार्टेड है, वो सुंदर है कहां से? अंदर से। विद इन ही हो सकता है क्योंकि बाकी तीन में देखो, पर्सनैलिटी से सुंदर, पर्सनैलिटी तो खराब ही है उनकी, सुंदर तो अंदर से होंगे ना वो, क्योंकि आप अंदर से ही तो काइंड बोल रहे हो। स्टाइल से सुंदर, एक्सटीरियर तो है ही नहीं, इंटीरियर सुंदर है उनका, एक्सटीरियर तो सुंदर ही नहीं है। एक्सटीरियर जिसका सुंदर है वो तो अंदर से ग्रम्पी है। जो इसका एक्सटीरियर सुंदर है, चेहरा मुस्कुराहट के साथ, बढ़िया से ड्रेसिंग सेंस है, वो अंदर से तो ग्रम्पी है भाई साहब। और जिसका बाहर से रफ है वो अंदर से काइंडेस्ट है। तो जो काइंडेस्ट है वही तो ब्यूटीफुल हुआ। तो आपका यहां पे होना चाहिए विद इन। विद इन फिट्स वेस्ट। विद इन का मतलब होता है अंदर से, अंदर से। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी आप जानते हो, व्यक्तित्व। स्टाइल, स्टाइल भी आप जानते हो, क्या स्टाइल मार रहा है। और एक्सटीरियर मतलब होता है बाहरी। तो ये रहे आपके पूरे 25 क्वेश्चंस दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपने 2500 क्वेश्चंस को सॉल्व करके कम से कम आपको काफी कुछ नया सीखने को तो मिला ही होगा। हमें स्कोर जरूर बताइएगा 25 में क्या स्कोर आया। और मैं तो कहता हूं कि जैसे आप 25 में बोलते हो ना कि 25 में मेरे 24 सही, 23 सही, 22 सही, या 25 के पूरे 25 सही, भाई मैं तो कहता हूं कि केवल 25 मत देखा करो। मैं जो ऑप्शंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या आपको दिए गए सारे ऑप्शंस की मीनिंग पता थी? अगर पता थी तो आप अपना स्कोर हर पेपर में आउट ऑफ 100 निकाला करो। पेपर एक सॉल्व करो 25 प्रश्नों का, 4 ऑप्शंस हो जाते हैं तो 25 चाको 100, आउट ऑफ 100 अपने को मार्क दिया करो। और कोशिश करो इस 100 तक पहुंचने की, क्योंकि बच्चे एग्जामिनर अगर वो प्रश्न डाल, उस वो कैप को प्रश्न बना दिया जो आपके इस पेपर का ऑप्शन है, तो फिर आप तो वहां पे गड़बड़ा जाएंगे ना, अगर आपको वो मीनिंग नहीं पता है तो। इसलिए आउट ऑफ 100 अपने आप को मार्क दिया कीजिए, फिर देखिए आप अपना स्कोर कितना बढ़िया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए अभी सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। आपके लाइक्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। लाइक जरूर करिए, शेयर करिए साथियों के पास। इतना डीप एक्सप्लेनेशन जो पूरा ऑप्शन के एग्जाम्पल्स के साथ हो, वो भी रिटन फॉर्म में दोस्तों, काम चलाऊ जैसा नहीं, बहुत मेहनत लगती है एक एक पेपर का एक्सप्लेनेशन बनाने में। तो इतने डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सबको सिखा देंगे। इसलिए इसको अच्छे से आपको रेगुलर हमारे साथ हर क्लास को अटेंड करते रहना। ठीक है? पूरी इंग्लिश पढ़िए हमारे साथ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश मतलब आपके संदीप के सरवानी सर। देश में बहुत सारे सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर सकता हूं। तो अभी तक कईयों हजार बच्चों के साथ करियर उनका बना है दोस्तों, इस बार आपकी बारी है। मेहनत से हमारे साथ जुड़िए और फिर देखिए रिजल्ट आपके मुताबिक होगा, उससे भी बेहतर होगा दोस्तों। मिलते हैं आप सभी से अगले पेपर सेट में। इजाजत दीजिए मुझे, मैं संदीप केशरवानी, साइनिंग ऑफ।